या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, हमें एक अच्छी बुद्धि दो और उस बुद्धि से हम अच्छे कार्य संसार में करें और सही रास्ते पर चलें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कठोर मेहनत करें, यही हमें वरदान दीजिए। तो माँ सरस्वती की इसी आशीर्वाद के साथ में मैं आप लोगों को वीटीएस हिंदी क्लासेज में जो अगला टॉपिक है वो शब्द विचार, उस शब्द विचार की तरफ लेके चलता हूँ। और इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि व्याकरण के 3 अंग पढ़े थे हमने। व्याकरण के 3 अंग पढ़े थे हमने। वो 3 अंग कौन कौन से थे? पहला था वर्ण, दूसरा था शब्द और तीसरा था वाक्य। ये 3 अंग पढ़े थे हमने शुरू में कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले हमने वर्ण विचार के लिए 11 क्लासें डाउनलोड की है और उन 11 क्लासों में मैंने सरलतम तरीके से हिंदी भाषा का जो वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब दूसरा जो टॉपिक चलने वाला है वो है शब्द विचार। शब्द विचार जो भाषा की ध्वनि सार्थक ध्वनि समूह है, वो सबसे ध्वनि समूह, छोटा ध्वनि समूह माना जाएगा, वो होगा शब्द, और शब्द से फिर निर्माण होगा वाक्य। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझते हैं। तो इससे पहले, टॉपिक से पहले मैं आप लोगों से कामना करता हूं कि आप लोग मेरे हिंदी क्लासेस जो चल रही है उनके लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें हिंदी में या हिंदी के अलावा और भी चीजें और दूसरे सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बता सकूं। चलिए हम चलते हैं, आज समय को व्यर्थ किए बिना। सबसे पहला दूसरा टॉपिक हम लगा रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण विचार, और वर्ण विचार के अंदर छोटी छोटी चीजें हमने जो उनके विभाजन से संबंधित थी, ध्वनियों से संबंधित थी, उनके उच्चारण से संबंधित थी, उनके भेदों से संबंधित थी, वो सभी चीजें हमने कंप्लीट की है। और उसके बाद में निष्कर्षतः हम अब शब्द विचार पर चलना चाहेंगे। और शब्द विचार पे चलने से पहले हमें समझना होगा कि शब्द क्या होता है। जैसे वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वह किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी मूल इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से शब्द की क्या परिभाषा होगी, इस पे अपन चलते हैं, चर्चा करते हैं। शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या परिभाषा होगी शब्द की? लिखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। देखो, हिंदी में हम पढ़ते आ रहे हैं कि सार्थक और निरर्थक शब्द, 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होता है? वे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द कि जिन शब्दों के अर्थ को पूरा करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो जबकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे हम कभी ऐसे बोलते हैं, कोई अपने घर पे आता है, अपन कहते हैं पानी वानी, पानी के साथ में हमने क्या लगाया? वानी। चाय वाय, ये जो पीछे वाले जो शब्द हैं ये मूल शब्द के अर्थ को पूरा करते हैं। ये जो दोनों इस शब्द के साथ में इस शब्द को पूरा करने के लिए हमने ये जो मूल शब्द के साथ में जो शब्द लगाए हैं इनको सहायक शब्द बोलते हैं। ये शब्द निरर्थक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? निरर्थक। मतलब इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनके लिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना।
मतलब इनको किसी भी प्रकार से हम बदल नहीं सकते हैं। व्याकरण नियम के अनुसार इनका लिंग, वचन, कारक, काल और नहीं हो सकता। इनको अव्यय शब्द भी हम बोल सकते हैं। तो निरर्थक ऐसे होते हैं। हम बात कर रहे थे सार्थक शब्द की। सार्थक का मतलब होता है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता हो और उसका एक विशेष अर्थ, एक अर्थ निकलता हो। तो शब्द के बारे में हमने पढ़ा कि शब्द वह छोटी से छोटी मूल इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। ये वर्ण की परिभाषा जो थी वो थी कि दो, वह किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी मूल इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे शब्दों के उदाहरण की। क्या है उदाहरण है? जैसे हम देखते हैं कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। व, ई, ध, आ, ल, ए, य और ए, ये है वर्ण। और हमने ये पढ़ा है कि दो या दो से अधिक, मतलब एक वर्ण से तो किसी शब्द का निर्माण हो ही नहीं सकता है। यानी दो या दो से अधिक मिलकर एक शब्द का निर्माण करेंगे, है ना। तो इन दोनों से क्या बना? ये मात्रा लग गई वी, और इसके धा के आके मात्रा लगी विधा, और ल में ए मिल गया तो हलन का चिन्ह हट गया, और ये एक नया शब्द निकल के आएगा। वो क्या आएगा? विद्यालय। आया ना? ये एक शब्द नहीं नया निकल के आया कि हमने वर्णों से जो मात्रा का एडजस्टमेंट किया तो इससे एक नया शब्द निकल के आया और वो आ गया विद्यालय। यानी कि इसका निर्माण हुआ है, किसका हुआ है? शब्द का। किससे? किसी भी भाषा की सबसे छोटी मूल इकाइयों को मिलाने से एक सार्थक ध्वनि समूह निकल के आता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि शब्द क्या है, वर्ण क्या है। सबसे पहले हमें उस चीज की परिभाषा पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए, जिससे इसको आगे समझने जा रहे हैं। हमने पढ़ा वर्ण, तो हम वर्णों के बारे में समझ चुके हैं। आगे अगर आपको वर्ण विच्छेद के लिए कहा जाए तो आराम से आप वर्ण विच्छेद भी कर सकते हो। किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करना बिल्कुल आसान होता है। केवल हमें उन वर्णों का और उनकी मात्राओं का ध्यान होना आवश्यक है, और उन वर्णों से जोड़ने से शब्द का निर्माण भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपने देखा होगा कि दो चीजें हिंदी में आती है, शब्द के साथ में एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं पद। अब शब्द और पद क्या है, ये दोनों के बारे में हम बात करते हैं। पहले इसको रफली ऐसे ही समझाता हूं मैं कि शब्द है और एक तरफ है पद। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या शब्द को ही पद कहते हैं, या पद की क्या परिभाषा होती है, शब्द की क्या परिभाषा होती है? क्या आप लोगों में से इस चीज को जानते हैं? तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या पद और शब्द वाकई में एक हैं, या इनका क्या भूमिका रहती है शब्द की और पद की आपस में। तो मैं आप लोगों को इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि इसकी जो भूमिका होगी वो ये होगी कि हाँ, शब्द और पद दोनों एक होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं। शब्द को ही पद कहते हैं और पद को ही शब्द कहते हैं, लेकिन एक शर्त होती है इनकी कि शब्द कहां, पद कहां होगा और शब्द कहां होगा। जैसे आप किसी संस्था में कार्य कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों को कर्मचारी बोलते हैं, और कर्मचारियों में एक विशेष कर्मचारी होता है, फिर वो उससे ऊपर का अधिकारी होता है, उससे ऊपर का अधिकारी होता है। उसी तरीके से अपने अपने हिसाब से इनको एक विभाग दिया गया है। क्या दिया गया है? विभाग दिया गया है, और उस विभाग के आधार पर इनका डिपार्टमेंट फिक्स किया गया है। कहने का मतलब इनका विभाजन एक विभाग के रूप में किया गया है कि आपको ये विभाग दिया जाता है और आप इस विभाग के अकॉर्डिंग कार्य करोगे। तो वैसे ही हुआ है, पद भी यही है और शब्द भी यही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, इसको विस्तार से समझते हैं।
तो आप लोगों के दिमाग से ये चीज निकलनी चाहिए कि कभी आपसे पद के बारे में पूछा जाए तो उसका नियम क्या होना चाहिए, पद कब बोलेंगे शब्द को, और शब्द को पद कब बोलेंगे, और पद को शब्द कब बोलेंगे। ये चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले अपन पद की परिभाषा लिखते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं पद की। शब्द की पढ़ी हमने, अब पद की पढ़ते हैं। पद की परिभाषा, पद की परिभाषा। पद की क्या परिभाषा होगी? जब किसी शब्द को, मैंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी संस्था में एक चीज बता दी जाती है कि आपको इसके आधार पर कार्य करना है, उसका एक नियम बना दिया जाता है और वो व्यक्ति एक मशीन की तरह उसी नियम से कार्य करता है, तो वो एक ऑफिशियल चीज हो जाती है। और जो रफली चीज होती है, जो साधारण चीजें होती है, जैसे बिखरी हुई चीजें होती है कि कोई कर्मचारी आया, उसको हमने लगाया, उसको काम करवाया और उसको उसकी मजदूरी दी, उसको फ्री कर दिया, तो वो एक टेम्परेरी होता है। तो उसी तरीके से शब्द एक टेम्परेरी शब्द चीज होती है। इसको जब तक अपन अच्छा व्यवस्थित रूप नहीं देंगे तब तक ये पद नहीं बनेगा। तो इसकी परिभाषा होगी, जब किसी शब्द को व्याकरण नियम के अनुसार जब किसी शब्द को व्याकरण नियम के अनुसार उसका स्थान दिया जाता है उसे पद कहते हैं। जैसे देखो, हमारे दिमाग में ये चीज पूरी तरीके से बैठनी चाहिए कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। अगर हम ये चीज समझ जाते हैं तो हम किसी भी चीज में होते हैं। कभी कभी आपने जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर वो देता है कि निम्न पदों में से पद परिचय दीजिए, या कहीं कहीं लिखा होता है कि निम्न शब्दों को, तो वो शब्द कब आने चाहिए और पद कब आने चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि जब किसी शब्द को व्याकरण नियम के अनुसार, मतलब इसका एक नियम बना हुआ है, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी हम जो कार्य करेंगे वो इसी फॉर्मूले के आधार पर कार्य करेंगे। अगर उस शब्द को इस फॉर्मूले के आधार पर बिठा दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, हम पद कहेंगे। तो एक इसकी जो चीज लिखनी है वो चीज आप एक और लिख सकते हो उसमें पहचान के लिए। दूसरी परिभाषा और साथ में बताता हूं मैं इसकी, जिससे आपके दिमाग में रहे। अर्थात जब किसी शब्द को कर्ता, कर्म और क्रिया, जब किसी शब्द को कर्ता, कर्म और क्रिया के स्थान पर बिठाया जाता है उसे पद कहते हैं। देखो हम कह सकते हैं कि पद जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र इकाई होता है। और शब्द जो होता है वो स्वतंत्र इकाई होता है। क्या होता है,
शब्द क्या होता है? स्वतंत्र। मतलब इसको कहीं भी कैसे भी कहीं भी बिठाया जा सकता है, तो शब्द क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। और ये जो होता है पद, पद क्या होता है? वाक्य के हिसाब से प्रयुक्त होता है, वाक्य के आधार पर प्रयुक्त होता है। मतलब हम किसी शब्द को वाक्य के आधार पर बता सकते हैं कि वो पद बन चुका है, मतलब व्याकरण नियम के अनुसार हम बात कर रहे हैं। जैसे इसको और विस्तार से समझते हैं हम, कि हमने ये पढ़ा कि जो शब्द होता है वो शब्द होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं पद, और पद का निर्णय, पद का कहां से की जाती है? वाक्य में प्रयुक्त होने पर, सीधे से तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि शब्द और पद दोनों में सिंपली एक ही अंतर होता है कि शब्द कब पद बनता है और पद कब शब्द बन जाता है। तो इसको विस्तार से भी हम पढ़ सकते हैं। उदाहरण की बात हम करते हैं। मान लो पढ़ता है, ये आ गया। मोहन और पुस्तक, ये जो लिखे गए हैं इनका कोई पद निर्धारित नहीं है, मतलब कोई स्थान निर्धारित नहीं हो रहा है। इनको कहीं भी कैसे भी लिख दिया, हम चाहें तो पुस्तक को पहले लिख दें, मोहन को बाद में लिख दें, तो ये तो कहलाते हैं शब्द। क्या कहलाते हैं? शब्द। ये सारे के सारे कहलाएंगे शब्द। और इन शब्दों का अगर हम व्यवस्थित रूप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इन शब्दों का व्यवस्थित रूप। तो व्यवस्थित रूप क्या होगा? मतलब हमने एक फॉर्मूला लगाया कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों का रूप निर्धारित है। अब जो कर्ता है उसको कर्ता की जगह लाएंगे, और कर्म है वो कर्म की जगह बिठाएंगे, और क्रिया है तो क्रिया की जगह बिठाएंगे। तो वो जो बिठाने का जो फॉर्मूला होगा, इस आधार पे फिर उस शब्दों को जो एक पदबंध बन जाएगा, वो पदबंध फिर कहलाएगा पद। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये अब हम इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब हम इनको जैसे अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई कि निम्न वाक्य में ये शब्द है या पद है, तो ये क्या होगा? पद होगा, क्योंकि इसको स्थान मिला हुआ है। और जिस शब्द को व्यवस्थित व्याकरण के आधार पर व्यवस्थित स्थान पे बिठा दिया जाता है, अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया, इनकी जगह पर व्यवस्थित रूप से बिठा दिया जाता है, तो वो पद कहलाता है। अगर कभी क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ आता है कि निम्न शब्द में, निम्न वाक्य में से ये शब्द छांटो, तो वो गलत है, उसमें पद आना चाहिए, क्योंकि वो शब्द उस समय वाक्य में पदबंध हो रखा है, जुड़ रखा है, वो उसका एक बंधन बना हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे पद। तो सिंपली कहने की बात यह है कि कोई भी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसके स्थान के आधार पर, तो वो वाक्य में प्रयोग होने के बाद में पद कहलाता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी, क्योंकि शब्द और पद में काफी लोगों में असमंजस होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि शब्द और पद दोनों एक है या उनमें कोई अंतर है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दोनों में अंतर इतना सा है कि शब्द हमेशा पदबंध नहीं होता है, वो कहीं भी स्वतंत्र होता है, और जो पद होता है वो वाक्य के आधार पर प्रयुक्त होता है। सिंपली एक चीज अपन और पढ़ रहे हैं, पदबंध। पदबंध, ये जो पदबंध है, क्या ये पदबंध
आपने पहले सुना या देखा है पदबंध का मतलब क्या होता है? पद, पदबंध, शब्द, तीनों चीज आ गई। तो तीनों चीजों में हम फर्क ये देखेंगे कि पदबंध क्या होता है। क्या आप मुझे पदबंध के बारे में बता सकते हो? पदबंध जो होता है वो होता है किसी भी शब्द में, मतलब किसी भी वाक्य में जब शब्दों का एक क्रम व्यवस्थित रूप से कर दिया जाता है, मतलब शब्द की विस्तारक के रूप में या कैसे भी उसमें कोई शब्द बना दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, जब कई पदों का समूह एक ही इकाई का कार्य करता है। क्या कहेंगे? जब कई पदों का समूह एक ही इकाई का कार्य करता है, उन्हें पदबंध कहेंगे, कहते हैं। सिंपली पद का मतलब शब्द और बंध का मतलब बंधन, यानी शब्दों का बांधना, इसको बोलते हैं पदबंध। शब्दों का बंधन, इसी को बोलेंगे पदबंध। पद यानी शब्द और बंध यानी बांधना, मतलब शब्दों को बांधना या व्यवस्थित करना, इसको बोल सकते हैं। तो आपने देखा शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं और पदबंध क्या होते हैं। सिंपली हम इसकी परिभाषा पे लेते हैं। इसकी परिभाषा पे आप लोगों ने समझा, अब हम इसके उदाहरणों से समझते हैं इसको, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जामिनर बाहर से क्वेश्चन जो उठाता है वो इन्हीं चीजों को, जनरली चीजों को हम कभी कभी पढ़ना भूल जाते हैं। हमें ये छोटी चीजें ये नहीं देखते हैं कि पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है, शब्द क्या होता है, ये चीजें पढ़ने की बजाय हम ये उसके बीच की चीजें पढ़ने लग जाते हैं। इस वाक्य को ऐसे शुद्ध करो, इसको वैसे करो। तो जब तक अपने को इन चीजों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। आप देखो, मैंने एक चीज लिखी, सुंदर लड़का मैदान में खेल रहा है। देखो पदबंध में क्या होता है कि उसमें एक से अधिक शब्दों के आगे अंडरलाइन होगी, और उस अंडरलाइन में से आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको पदबंध का भेद जो पढ़े हुए हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे पदबंध। केवल ये पद और पद में जो अंतर आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, वो इसलिए समझा रहा हूं कि आपको इनके बीच में कभी असमंजस नहीं हो। हमें सिंपली ध्यान रखना है कि पदबंध के भेद जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण या अव्ययी पदबंध। ये 5 भेद होते हैं पदबंध के। इसको विस्तार से हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि पदबंध और पद और शब्द में क्या अंतर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शब्द है, कभी भी अंडरलाइन हो और उस लाइन से लास्ट वाला जो शब्द पकड़ेंगे, उससे हमें उसका भेद पकड़ में आ जाएगा कि ये लड़का शब्द है वो संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। जैसे यहां पर अंडरलाइन दे रखा है वो कि निम्न में से पदबंध, कौन सा पदबंध का भेद होगा, तो हमें इनको छोड़ करके रहा है इस शब्द को पकड़ना है, तो ये क्या है, क्रिया पदबंध है। बहुत सिंपल है। अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं तो हमारे कभी कभी पदबंध में से रीट लेवल पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पदबंध से संबंधित। पदबंध में अंडरलाइन दे देता है कि निम्न वाक्य में से कौन सा पदबंध का भेद होगा, या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनकी जनरली आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी होगी। ज्यादा जरूरी नहीं गंभीरता से हम इनकी अध्ययन करें। पदबंध के लिए हमें सिंपली अगर हमें इनके बारे में पता है तो भी हमें इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। तो पद और पदबंध, इसके बारे में हमने पढ़ा। जैसे हमने पहले पढ़ा कि शब्द क्या होते हैं, शब्द के बारे में छोटी इकाई ध्वनि समूह होता है। फिर हमने पद के बारे में पढ़ा कि पद जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं।
परिश्रम करने वाले छात्र हमेशा आगे बढ़ते हैं। सिंपली ये वाक्य ले लिया। अब हम इसमें पदबंध का पता लगाएंगे। जो फॉर्मूला मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि उसमें 2 या 2 से अधिक पदों का एक समूह होगा। जैसे यहां तक का पद समूह, ये एक समूह हो गया इनका, बस इसने विस्तार के लिए दे दिया, ये एक समूह हो गया, इसमें भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। हमने क्या कहा था कि पदबंध का पता लगाने के लिए हमें लास्ट वाला जो पद है उसका पोजीशन देखना है कि वो क्या है। तो ये छात्र जो है संज्ञा है, क्या है, संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पद, संज्ञा पद पदबंध हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगर हम क्रिया से पहले है इससे पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये क्रिया पदबंध हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। तो ये हमने निष्कर्ष से ये चीजें पढ़ी है कि वाक्यों में आखिर शब्द, पद और पदबंध में क्या अंतर होता है, बस अपने को इतना ही देखना है। इसके बाद में इन चीजों में कहते हैं कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो चीजें अलग अलग तरीके की है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। शब्द विचार के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा, शब्द की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद में हमने वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ा कि वर्ण विच्छेद ऐसे किया जाता है और वर्णों से मिलकर के एक शब्द बनता है, और शब्द जो होता है वो स्वतंत्र इकाई होता है। क्या होता है, स्वतंत्र इकाई, उसका प्रयोग कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा कि पद क्या होता है। पद की परिभाषा होती है कि व्याकरण नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इनके आधार पर यानी इनके स्थान पर जब किसी शब्द को बिठा दिया जाता है तो वही शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे किसी को परिवार का नाम देते हैं या राशन कार्ड में कोई नाम लिखते हैं तो पहले तो वो साधारण शब्द, फिर उसको नाम दिया जाता है कि वो पुत्र है, स्वयं है या उसका भाई है। तो इस तरीके से इसमें भी यही हाल है कि शब्द को जब उसका व्यवस्थित रूप दिया जाता है तो वो पद बन जाता है। ये हमने पढ़ा कि शब्द स्वतंत्र है। इसके बाद में शब्द स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, स्वतंत्र, मतलब इनका कोई व्यवस्थित रूप नहीं होता, कहीं भी प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन पद जो होते हैं प्रयुक्त वाक्य के आधार पर प्रयुक्त होते हैं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि जैसे इसे वाक्य शब्द बिखरे हुए हैं, जब तक हम इनको व्यवस्थित क्रम में नहीं जमाएंगे कि कौन सा कर्ता है, कौन सी कर्म है, कौन सी क्रिया है, तब तक हमारा वाक्य व्यवस्थित नहीं होगा। हमने इसको व्यवस्थित रूप दिया कि कर्ता, कर्म और क्रिया, मतलब हमने इनमें से जो चीजें थी वो छांट के लिखी। पहले लिखा कर्ता, फिर लिखा कर्म और फिर लिखा हमने क्रिया। इस तरीके से ये क्या बन गए, सारे के सारे ये पदबंध बन गए। क्या बन गए, पदबंध। और पदबंध मतलब एक पद में इनको जोड़ दिया गया। अगर इनको एक एक पूछा जाए कि ये क्या है, निम्न वाक्य के अंडर नीचे कुछ शब्द बोलेंगे या पद बोलेंगे, तो इसको पद बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब इसको स्थान मिल चुका है, इसका परिवार मिल चुका है इसको। अब हम बात करते हैं पदबंध की। पदबंध का मतलब आप लगा सकते हो, पद यानी शब्द और शब्दों का एक ऐसा बंधन जो व्याकरण के नियम के अनुसार बिल्कुल एक लड़ी में पिरोए हुए हैं, यानी जुड़ा हुआ है वो। तो ऐसे इनको पदबंध बोलेंगे कि कई पदों का समूह का इकाई का कार्य पदबंध कहलाते हैं। और पदों को बांधना, इसका शॉर्ट शाब्दिक अर्थ अपन लगा सकते हैं कि पदों को बांधना, पदों को बांधना मतलब उनको व्यवस्थित करना या उनको क्रमवाइज निश्चित करना है, ये होता है बांध। फिर जैसे हमने लिया उदाहरण, सुंदर लड़का मैदान में खेल रहा है। अब इस लड़के शब्द तक पहुंचने के लिए उसको सुंदर शब्द का प्रयोग करा, यानी लंबे शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन आ रही है उसका लास्ट वाला शब्द हमें पकड़ना है, और उस लास्ट वाले शब्द के आधार पर हम उसका पदबंध का भेद बता सकते हैं। हमने पढ़ा कि पदबंध कितने भेद के होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है संज्ञा, दूसरा हमने पढ़ा सर्वनाम पदभेद, ये भी एक भेद हो गया इसका।
फिर पदबंध का तीसरा भेद क्या होगा? विशेषण, विशेषण पदबंध, इनके सबके आगे पदबंध लगेगा। फिर चौथा भेद होगा क्रिया पदबंध, क्रिया शब्दों को बांधना। और पांचवा होगा अव्ययी, या इनको बोल सकते हैं हम क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी इनको बोल सकते हैं। इस तरीके से हमने आज की क्लास में ये चीजें पढ़ी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें बहुत समझ में आई होगी। और आगे की क्लासों में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बिल्कुल धीमी गति से चलेंगे, लेकिन अच्छे टॉपिकों का बिल्कुल विश्लेषण करते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदी में विश्लेषण और संश्लेषण होना जरूरी है। और इन दोनों की क्रिया जब होती है